पहले तो अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपनी चेयर ले लें, बैठ जाएं। जो लोग बाहर हैं प्लीज अंदर आ जाएं। प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स। और पीछे की सीट से सब लोग पहले आगे बैठ जाएं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग अब विवेकानंद जी ये आपके सामने बीज पत्र इस विचार गोष्ठी का प्रस्तुत करेंगे। तो मैं कॉल करना चाहूंगा विवेकानंद जी को। प्लीज सब लोग अपनी चेयर पे आ जाएं। थैंक यू। थैंक यू साइथा। और यहाँ पे उपस्थित सारे विद्वजनों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय प्रोफेसर अभय सर का को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस बीज पत्र को पढ़ने का सुअवसर दिया। तत्पश्चात मैं अपने साथी फेलो मेंबर्स को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस बीज पत्र को तैयार किया। देशिक अभिलेख और अनुसंधान केंद्र के द्वारा आयोजित आज के इस विचार गोष्ठी का जो विषय वस्तु है वह है विकसित भारत का लक्ष्य और भारतीय ज्ञान की परंपरा की प्रासंगिकता। अपनी विशालतम आबादी और विराट आकार के साथ दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके भारत ने 2027 तक 5 खरब डॉलर और 2047 तक 30 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र के विकसित होने का प्रभाव दुनिया पर 35 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका और 75 करोड़ की आबादी वाले यूरोप से कहीं ज्यादा पड़ने वाला है। इसलिए आज विकसित भारत का औचित्य पहले से कहीं ज्यादा मुखर है। फरीद जकरिया जिसे राइज ऑफ द रेस्ट कहते हैं, उसमें भारत की अहम जगह है। एंटोनियो नेग्री और माइकल हार्ट भले ही अपने एम्पायर में भारत को स्थान देने में चूक गए हों, लेकिन भारत अपनी मजबूत दावेदारी कर रहा है। इसलिए एशियन टाइगर के मुकाबले भारतीय हाथी या चीनी खरगोश के मुकाबले भारतीय कछुए का रूप अब पीछे छूट चुका है। G20 सम्मेलन में महाघोष के रूप में उभरे वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन सिद्धांत ने बता दिया है कि भारत का उदय किसी छल कपट पर आधारित हिंसक प्रतिस्पर्धा के बजाय विश्व सभ्यता के उत्थान, उसे टिकाऊ बनाए रखने और शांति प्रदान करने के लिए कितना जरूरी है। भारत ने अपने विकसित होने का यह लक्ष्य न तो औपनिवेशिक काल के यूरोपीय देशों की तरह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के शोषण पर आधारित रखा है और न ही चीन की तरह अफ्रीका और एशिया के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और उन्हें कर्ज देकर अपने जाल में फंसाने पर केंद्रित किया है। इतिहास की चक्रीय अवधारणा मूलतः भारतीय चिंतन परंपरा का हिस्सा है। यूरोपीय इतिहास दर्शन के धनी ओसवाल्ड स्पेंगलर, अर्नोल्ड टॉयनबी और पितरिम सोरोकिन जैसे चिंतकों ने भी रैखिक यूरोपीय अवधारणा से मुक्ति के प्रयास में इस चिंतन को मान्यता दी है। इसके मुताबिक जिस सभ्यता का पतन हुआ है, एक दिन उसका उत्थान भी होगा। इस लिहाज से देखें तो भारत के उत्थान का समय आ गया लगता है। इसी बात को इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि आज दुनिया इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां पर युद्ध, अकाल और महामारी समाप्त हो गए हैं और देवत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रमाण के तौर पर वे सूचना और जैव प्रौद्योगिकी को रखते हैं। लेकिन टॉयनबी, स्पेंगलर और हरारी की बातें इसलिए लड़खड़ाती हुई दिखती हैं क्योंकि उनके चिंतन के केंद्र में तमाम इनकार के बावजूद यूरोप ही है। यही कारण है न तो युद्ध समाप्त हो रहा है, न गरीबी और न ही महामारी। यूक्रेन से फिलिस्तीन तक यूरोप युद्ध में उलझा हुआ है और कोविड-19 की महामारी से शायद हम पूरी तरह से उभरे नहीं हैं। काश दुनिया के विचारक भारत के विज्ञान, पर्यावरणीय चिंतन, योग, अध्यात्म और धर्म के दर्शन को समझकर उसे विश्व दर्शन और विश्व व्यवस्था में शामिल करते तो शायद मानवता उत्थान और पतन के दौर से भी बाहर आ सकती थी। भारत और पश्चिम के विकास की यह बेहद महत्वपूर्ण भिन्नता अगर निकट भविष्य में निरंतरता के साथ साकार होनी है तो इसे भारत की पारंपरिक मेधा और प्रतिभा के धरातल पर संसाधित करना होगा। इस संदर्भ में प्रश्न यह है कि विकसित भारत की योजना में भारत की प्राचीन मेधा की भूमिका क्या है? वही मेधा जिसके आधार पर भारत के मसाले पूरी दुनिया में जाते थे और रोम से सोना भारत आता था। वही मेधा
जिसने पानी के ऐसे जहाज बनाए थे जिनकी क्षमता और टिकाऊपन को देखकर यूरोप के नाविक चकित हो गए थे। वही मेधा जिसने ऐसा इस्पात बनाया था जिसके टक्कर का इस्पात जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बाजार में उपलब्ध नहीं था। वही मेधा जिसके बारे में भारत के आलोचक कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि हमारी भाषाएं और धर्म उसके दिए हुए हैं। यह वही मेधा है जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जहां तक पहुंचने के लिए कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था। 21वीं सदी ज्ञान पर आधारित सदी है। यह अपने ज्ञान के सुदीर्घ परंपरा को समझने और उसके प्रति हीनता बोध को खत्म कर उसके नए उपयोग पर जोर देने का समय है। इसमें बाधक वह औपनिवेशिक मानस है जो बार बार यह कहता रहता है कि भारत का कोई इतिहास नहीं है, इसके पास कोई दर्शन नहीं है और न ही कोई वैज्ञानिक सोच है, न उसके पास समाजशास्त्र की मौलिक समझ है। यह रवैया आग्रह करता है कि भारत न सिर्फ अपने दर्शन चिंतन के लिए यूनान और यूरोप का मुखापेक्षी है, बल्कि ज्ञान विज्ञान के लिए भी यूरोप पर ही निर्भर है। यह कहता है कि लोकतंत्र का जन्म भी यूनान में हुआ और उसका आधुनिक रूप फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की स्वतंत्रता के क्रांति से उदित हुआ। यह देखना मुश्किल नहीं है कि भारत की विज्ञान बुद्धि औपनिवेशिक मानस के कारण एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसी हुई है। इसलिए दावा किया जाता है कि भारत में कोई वैज्ञानिक मिजाज ही नहीं रहा है। वास्तव में यह कमी भारत नहीं यूरोप की रही है, जिसे भारत जैसे चिंतनशील और प्रयोगधर्मी देश पर थोपा जाता है। इस योजना के तहत थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने विज्ञान का मिथ्या इतिहास लिखा और ब्रिटेन के इतिहास को प्रगतिगामी और भारत के इतिहास को प्रतिगामी साबित किया। उन्हें अपने इतिहास लेखन से एक और गोरों की श्रेष्ठता साबित करनी थी तो दूसरी ओर ईसाई श्रेष्ठता साबित करनी थी। हकीकत यह है कि प्रयोगात्मक विधि के जनक कहे जाने वाले फ्रांसिस बेकन से हजारों साल पहले पायसी द्वारा भारत में प्रयोगात्मक विधि स्थापित की गई थी। आस्था के आधार पर फैसले तो बाइबल की लकीर को मानने वाले यूरोपीय वैज्ञानिक लेते थे। भारत में तो हर दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रमाण माना गया है। भारत के गणितज्ञ और वैज्ञानिक अंधविश्वास से लड़ते रहे हैं, जबकि यूरोपीय इतिहास अंधविश्वास पर डटे रहने का है। भारतीयों का पारिस्थितिकीय चिंतन दुनिया के अन्य देशों से अलग, व्यापक और ज्यादा पहले का रहा है। यहाँ पर्यावरण के चिंतन में मनुष्य नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति और उसमें निवास करने वाले सभी जीव जंतु और वनस्पतियां हैं। यहाँ मनुष्य का उद्देश्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं बल्कि उससे तादात्म्य में स्थापित करना है। इसी चिंतन से निकला है गांधी का वह प्रसिद्ध वाक्य कि पृथ्वी के पास सबकी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है, लेकिन किसी एक की लालच की पूर्ति के लिए वह कम पड़ जाएगी। यही चिंतन कण कण में भगवान देखता है। जीव हत्या और बलि रोकने और वनों के विकास पर लगाम लगाने के लिए, विनाश पर लगाम लगाने के लिए बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का सृजन करता है। इसलिए नदियों और तालाबों के किनारे तीर्थ स्थल बनाए गए हैं और जल की पवित्रता की अवधारणा खड़ी की गई है। जहाँ जल की अधिकता होती थी वहाँ का समाज बाढ़ में रहना और तैरना जानता था, और जहाँ जल की कमी होती थी वहाँ का समाज उसे संरक्षित करने में कुशल था। इसी समझ को लेकर भारत में वास्तुशिल्प का विकास हुआ, जिसके आधार पर भवनों, मंदिरों और प्रसादों की निर्मित हुई। वे मौसम के अनुकूल होते थे और अपनी सामुदायिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते थे। वे स्थानीय संसाधनों से बनते थे और स्थानीय परंपरा का पालन करते थे। आमतौर पर भारतीय ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर धर्म और जाति को पेश किया जाता है। यूरोपीय चिंतन से प्रभावित बौद्धिकों ने इन दोनों को भारत के दार्शनिक विकास और आर्थिक विकास में बड़ी बाधा बताते हुए भारत की औपनिवेशिक दासता की जिम्मेदारी इन्हीं पर डाली है। लेकिन साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक विमर्श का लीक से हटकर गहन अध्ययन करने पर ये दोनों न तो उतनी बड़ी बाधा दिखती है और न ही उतनी संकीर्ण। वास्तव में भारतीय धर्मों के स्वरूप और सामाजिक संस्थाओं के सार को समझने और उनके दार्शनिक और व्यवहारिक पक्ष को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 20 नवंबर 1956 को काठमांडू में बौद्ध भ्रातृत्व संघ के चौथे सम्मेलन में बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। इस भाषण में उनका कहना था, कार्ल मार्क्स गरीबों के शोषण से अपना विचार प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न करीब 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने उठाए थे। उनका कहना था, दुनिया में दुख ही दुख है। उन्होंने शोषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर अपने धम्म की नींव मानव के दुख पर रखी। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर दुख शब्द गरीबी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए तह तक जाने के लिए बौद्ध लोगों को मार्क्स तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पद्धतियों की तुलना करने पर हमें बौद्ध पद्धति ज्यादा सुरक्षित और सुदृढ़ दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है दुख। इस दुख का निवारण बौद्ध धर्म के माध्यम से ही बेहतर ढंग से हो सकता है। आमतौर पर यूरोपीय विचारों से गहरे प्रभावित बताए जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे फ्रांस की क्रांति से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन उन्होंने अपने संविधान में समता और मैत्री का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से लिया है।
उन्होंने संविधान का मसौदा पेश करते हुए इस बात पर खुशी जताई थी कि अब बौद्ध संघों की लोकतांत्रिक परंपरा फिर से जीवित हो रही है, क्योंकि संघों में 2000 साल पहले मतदान करने, प्रस्ताव करने, उसे पारित कराने और उसे लागू कराने की एक प्रणाली थी। आज लोकतंत्र और संसद भी उसी परंपरा पर चलेगा। शायद इसलिए कहा भी जाता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। धर्मों के प्रति इस दृष्टि का एक नया रूप गांधी में दिखाई पड़ता है, जब वे कहते हैं कि सभी धर्म ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं, लेकिन वे अपूर्ण हैं। इसी के साथ वे यह भी कहते हैं कि मैं समस्त हिंदू धर्मों में विश्वास करता हूं, लेकिन अपने विवेक के अनुसार उसमें संशोधन की छूट लेता हूं। लेकिन गांधी सत्य को बहुत महत्व देते हैं। जो गांधी पहले कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, वही गांधी 1931 के बाद यह कहने लगे कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी सत्य की बात करते हैं, वो भले ही बाइबल और कुरान के सत्य से मिलता हो, लेकिन उसका स्रोत महाभारत का शांति पर्व और दूसरे भारतीय धर्म ग्रंथ और दर्शन है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर के भीतर युद्ध के उपरांत उत्पन्न मोह को दूर करते हुए कहा है कि एक पलड़े पर 100 अश्वमेध यज्ञ रख दिए जाएं और दूसरे पर सत्य रखा हो तो सत्य भारी पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के इस अत्यंत संक्षिप्त विवरण के आलोक में देशिक परियोजना की यह विचार गोष्ठी अपने सीमित कलेवर में विकसित भारत के स्वप्न और उस पर आधारित कार्य योजना पर विविध कोणों से रोशनी डालने की कोशिश करेगी। इसके जरिए कुछ ऐसे आयामों का उद्घाटन हो सकता है जिन पर योग केंद्रीयता की जकड़ के कारण अन्यथा विचार नहीं हो पाता है। मसलन भूमंडलीकृत आधुनिकता की इस युग में विकास और प्रगति की भारतीय अवधारणा क्यों और कितनी प्रासंगिक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से की जाने वाली जल कालगणना से आक्रांत हमारे समय में भारतीय कालगणना की तरफ वापसी हमारे अपने देश काल में क्यों महत्वपूर्ण है। अंबेडकर के हवाले से लोकतंत्र की भारतीय अवधारणा को समझने में उपनिषदों के दर्शन और बौद्ध ज्ञानात्मकता की क्या भूमिका होगी। अंग्रेजों से पहले के भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कहानी आज के युग में कितनी प्रासंगिक हो सकती है। राज्य शास्त्र और सुशासन के संदर्भ में राम राज्य की सुचिंतित और सुव्याख्यायित अवधारणा हमारा कितना मार्ग प्रशस्त कर सकती है। धर्म, मजहब और लोक धार्मिकता के आपसी संबंधों की सावयविकता विकसित भारत के सामाजिक ढांचे को क्या रूप देगी। इन व्यापक और बेहद जरूरी आयामों के साथ साथ यह विचार गोष्ठी विकसित भारत में भाषा के प्रश्न, स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर जातियों की स्थिति पर भी गहन विचार करने का प्रस्ताव करती है। पर्यावरण के इतिहास बोध और जनजातीय समाजों की गहन तलस्पर्शी समझ पर चर्चा करना भी इस गोष्ठी का एक उद्देश्य होगा। विकसित भारत में शिक्षा के प्रश्न पर यह गोष्ठी कम से कम उसके 2 आयामों को मंचस्थ करने का प्रयास करेगी। इनमें एक है प्राचीन भारत की विश्वविद्यालय प्रणाली और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उन वैकल्पिक प्रयोगों की समीक्षा जिनका अनुभव हमारे प्रातःस्मरणीय राष्ट्र निर्माताओं की विरासत के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। हमारा पहला सत्र प्रारंभ होगा जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर समाजशास्त्री प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह करेंगे। इस बार तो हम संतोष जी को केवल अध्यक्षता तक ही उनकी मैंने बात मान ली है, लेकिन अगली बार से वो हमारी विचार गोष्ठियों में और हमारा और भी ज़्यादा बेहतर पथ प्रदर्शन करें और हम लोगों को उनके ज्ञान से मार्गदर्शन मिले। मैं संतोष जी को देता हूँ। हमने थोड़ी शुरुआत धीमी हुई है हमारी और मैं चाहूँगा कि मैं बीच में ना आऊँ उसमें, लेकिन सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद अभय जी, आपने मुझे याद किया, मौका दिया। और मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे धर्म वाला जो विषय है इसके बाद वाला उसमें मेरी रुचि थी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सपने देखने का अधिकार सारी सभ्यताओं में रहा है सबको, है ना। और ऐसी कौन सी सभ्यता होगी जो सपने ना देख सके, है ना। इसलिए मैं बहुत फिर भी जब आपने मुझे पहले इस पैनल में रखा तो ऐसा कि चलो मैं इसको, मेरी भूमिका बिल्कुल वही अध्यक्षीय टाइम कीपर की रहेगी और मैं उसको बहुत सुनिश्चित करूंगा कि वो समय से हो। 2-3 छोटे बात जो मैं हमेशा सोचता हूँ, क्योंकि विकसित भारत का ये जो संदर्भ है आज के परिवेश में, उस पर जो हमारे सामने आया है, मैं अपने क्लास में भी पूछता हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं इस क्लास में जो चाहते हैं कि भारत विकसित नहीं हो। अच्छी बात क्या है कि एक भी हाथ नहीं उठता, सब चाहते हैं हम सभी लोग कि विकसित भारत हो। ठीक है, तो ये सहमति उत्साहवर्धन
करती है हमारी, और हमको आशा देती है कि भाई हमारे रास्ते, उस पर विचार विमर्श होगा, विचार मंथन होगा कि हमारा कौन सा तरीका होगा, हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और सुबह वाले भाषण में हमारी मुखिया, हमारी वाइस चांसलर मैम ने और प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी ने अपने जो संदर्भ रखे, जो बातें बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण थे सारे के सारे सवाल कि हम किस प्रकार से इन सारे मुद्दों पर क्या, जो कहता हूँ मैं कि वैचारिक मंथन एक ऐसे समाज के लिए जो कि जो 25 साल 20 साल बाद देख रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये विचार मंथन हो। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी जाकर हम कुछ नया कर पाएंगे और वो एक सुनिश्चित कर पाएंगे कि उसकी दशा और दिशा दोनों अच्छी हो 2047 में भारत का। तो सपना देखना बहुत जरूरी है, लेकिन सपने कई तरह के लोग, हमारे खुद के कई बार मार्क्स की अवधारणा दी जाती है। मैं चूंकि मेरा अधिकतर काम पंजाब पर रहा है और रविदासियों के बीच मैंने काम किया है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि बनारस आप गए हैं, तो वो उनका पहला जो होता है, बोलते हैं कि अच्छा वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो सही है, लेकिन वहाँ पर रविदास का जन्म स्थान है काशी विश्वनाथ, आपसीर गोवर्धनपुर, जहाँ पर मैंने काफ़ी काम किया। मैं चर्चा करता जाऊँ कि मेरी किताब अक्टूबर नवंबर में पेंगुइन से आ रही है, जो कि इसी पर है। तो मैं सोचता हूँ कि सपने देखने का जो वो माध्यम है वो जरूरी है। इस ख्याल से भी अगर हम देखें 2047 पर, तो हमको ये विचार गोष्ठियाँ जो हो रही हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उसकी तैयारी के लिए, कि उसका मानक क्या होंगे, उसके, है ना, कौन तय करेगा कि उसके जो ढांचे होंगे, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, कौन तय करेगा ये सब चीज़। आधुनिकता पर और इस पर चर्चा हुई। प्रोफेसर मिश्रा जी ने सुबह में बताया कि जब उन्होंने अपनी बात लिखी थी तो प्रोफेसर चौंक गए थे कि भाई ये सब इतना सारा कुछ है वहाँ पर, हमको पता नहीं। तो वो सारे लोग, हम सभी लोग उसको देखे हैं। मैं JNU से पढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि 90s में हार्डली कोई इंडियन सोशल थिंकर था हमारे थियरी में। 2 पेपर होते थे, सोशल थियरी 1, सोशल थियरी 2, लेकिन उसमें कहीं नहीं था। बट एक बार बीच में शुरुआत हुई कि भाई अरविंदो और विवेकानंद और इनको लाया गया था मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट करके, बट वो फिर उसका क्या हुआ पता नहीं। बट अच्छा है, जब हम आगे 20 साल के बाद के भारत को देख रहे हैं, जो अपने ज्ञान की परंपराओं को साथ लेके चले, वो डिक्टेटेड नहीं हो ग्लोबल साउथ की तरफ से इस संदर्भ में, है ना। मॉडर्निटी, आधुनिकता की परिभाषा हम भी तय करें, हमारी भी भागीदारी उसमें हो, तब जाकर हम ये निर्णय ले पाएंगे कि हमारा वो विकसित भारत का जो सपना है वो कैसा होगा, किस तरह से पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें, और मैं सुबह में जो हुआ है, बहुत मैं धन्यवाद दूंगा सर कि उसकी शुरुआत ही शानदार रही, और उसमें जो नई चीज़ें उभर कर आई हैं उस पर लगातार आगे श्रृंखलाओं में चर्चा होगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा। सबसे पहले एक वक्ता जो हमारे हैं वो आज किसी कारणवश दुखद है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो अरुण कुमार त्रिपाठी की जगह पर उनका जो पेपर है वो मैं निवेदन करूंगा अभय जी को कि वो प्रस्तुत करें। थैंक यू। दोस्तों, यह प्रस्तुति मेरे पुराने मित्र और देशित प्रोजेक्ट के साथी अरुण कुमार त्रिपाठी को करनी थी, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। इसके लिए उन्हें अपने तुरंत घर जाना पड़ा। उनके पिता बहुत अरसे से बीमार थे, तो लेकिन उन्होंने अपना जो पर्चा था वो मुझे भेज दिया था। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि हम कोई और प्रस्तुति उसकी तरह आयोजित करें, तो मैंने जिम्मेदारी ली कि मैं अरुण जी के पर्चे को आप लोगों के सामने रखूंगा और हम लोग उनकी अनुपस्थिति में ही इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में भी चर्चा की जा सकती है, मैं मानता हूं, और ये उनके विचार हैं जो अरुण जी ने पर्चा लिखा है, इसलिए मैं उसका थोड़ा संक्षेपीकरण करते हुए करूंगा ताकि 20 मिनट के समय में ये पूरी प्रस्तुति हो जाए। इनकी पर्चे का शीर्षक है विकास और लोकतंत्र की भारतीय अवधारणा। इस विषय वस्तु के तीनों पदों की सुनिश्चित परिभाषा करना आसान नहीं है। न तो विकास को लेकर विद्वानों में एक राय है, न लोकतंत्र और न ही भारतीयता पर। समाजवाद हो या मुक्त व्यापार, परंपरा से नाता तोड़ना हो या परंपरा का नवीकरण, कृषि उत्पादकता बढ़ाना हो या विश्व व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलना, इन सभी का दावा है कि वे विकास करते हैं। अगर भारतीय नजरिए से विकास को देखा जाए तो यहाँ विकास का अर्थ न तो प्रकृति पर विजय से रहा है और न ही किसी दूसरे देश के शोषण से। भारतीय मनीषियों ने विकास का अर्थ अंधाधुंध औद्योगिकरण से भी नहीं लिया, न ही भौतिकता को पूरी तरह त्यागने से। विकास की एक अवधारणा सभी के कल्याण से संबद्ध तो है ही, लेकिन भारतीय चिंतन में विकास रैखिक नहीं है, वह चक्रीय है।
जबकि यूरोपीय अवधारणा में विकास का अर्थ और अधिक पाने से है। यानी हमारे पास आज जो है, जब कल उससे अधिक हो जाए तो कहा जा सकता है कि हमने विकास किया। इस स्थिति में अधिक की कल्पना को ही विकास कहते हैं। जब हमें पहले से ज्यादा हासिल होता है तो उसे अच्छा समय कहते हैं, और जब पहले से कम हासिल होता है तो उसे बुरा समय कहते हैं। इस तरह विकास की रैखिक अवधारणा अनंत तक जाती है। विख्यात समाजशास्त्री इमैनुअल वॉलरस्टीन ने अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यान में कहा है कि विकास एक ध्रुव तारा भी हो सकता है जो सभी को राह दिखाए, और एक भ्रम भी हो सकता है जिसमें सभ्यता उलझ गई हो। उन्होंने विकास पर 5 प्रश्न किए हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। वे पूछते हैं, विकास यानी किस चीज का विकास? दूसरा, वास्तव में कौन विकसित हुआ या कौन सी चीज विकसित हुई? तीसरा, विकास की मांग के पीछे की मांग क्या है? चौथा, यह विकास होगा कैसे? पांचवा, इन चारों सवालों के जवाबों के राजनीतिक निहितार्थ क्या है? वाल्टर मिनियोलो और वी उपनिवेशीकरण के अन्य विमर्शकार कहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ही वह परिप्रेक्ष्य है जिसने 19वीं सदी में प्रचलित प्रगति के विचार को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास के प्रत्यय में बदला। रस्किन ने अनटू द लास्ट में राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना पेश की है। गांधी ने इसी का अनुवाद सर्वोदय के रूप में किया है। रस्किन और गांधी आर्थिक गतिविधियों में नैतिकता की चर्चा करते हैं, जबकि राजनीतिक अर्थशास्त्र में नैतिकता की बात दुर्लभ है। एडम स्मिथ, जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रत्यय के संस्थापक हैं, थियोरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट में तो नैतिक सवाल उठाते हैं, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन में कहते हैं कि मनुष्य का आर्थिक जीवन और विकास बुनियादी स्वार्थ वृत्ति से प्रेरित और निर्देशित है। इसी बात को अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं, अभी तो आने वाले कम से कम 100 सालों तक हमें अपने आप को उस भुलावे में रखना होगा कि जो उचित है वह गलत है और जो गलत है वह उचित है, क्योंकि जो गलत है वह उपयोगी है और जो उचित है वह उपयोगी नहीं है। अभी तो कुछ अरसे तक लोभ, सूदखोरी और एहतियात की पूजा करनी होगी, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम आवश्यकताओं के अंधेरे से निकलकर रोशनी में कदम रख सकेंगे। जाहिर है कि विकास का यह परिप्रेक्ष्य, जो कि एडम स्मिथ और जॉन मेनार्ड कीन्स की तरफ से हम लोगों के सामने रखा गया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी से निर्देशित होता है, किसी भी तरह की प्रचलित नैतिक आचार संहिता, परोपकार, उदारता वगैरह के मूल्यों के सचेत उल्लंघन पर टिका है। अब लोकतंत्र को देखिए। समाजवादी सरकारें कहती हैं कि वास्तविक लोकतंत्र उनके यहाँ है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था दावा करती है कि जिन देशों में राजनीतिक आजादी नहीं है वहां लोकतंत्र की बात एकदम मिथ्या है। क्या लोकतंत्र का मतलब गणतंत्र है जहां पर शासक को सीधे जनता चुनती है, या लोकतंत्र महज चुनाव प्रक्रिया है जो एक निश्चित अवधि पर प्रतिनिधित्व निर्धारित करती है? क्या लोकतंत्र वहां है जहां अधिकतम बराबरी है, या लोकतंत्र वहां है जहां अधिकतम स्वतंत्रता है? क्या लोकतंत्र शासन प्रणाली का नाम है या जनता के आपसी दोस्ताना संबंधों का नाम है? इसी तरह भारतीयता का प्रश्न भी आसान नहीं है। भारतीयता क्या है? क्या भारतीयता बाहरी शासकों के विरुद्ध उपजी एकजुटता की भावना है, या भारतीयता दीर्घकाल से चली आ रही एक साझी सोच और संस्कृति है जिससे तमाम विदेशी शासन प्रणाली और संस्कृतियां मिटा नहीं सकी? या भारतीयता वह है जिसे यूरोपीय शासकों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है? क्या भारतीयता इस्लाम और ईसाइयत के विरुद्ध खड़ी होने वाली कोई देशी विचारधारा है? इन तमाम विवादों के बीच विकास और लोकतंत्र की भारतीय अवधारणा की तलाश करते हुए हम उस तस्वीर तक पहुंचते हैं जो हमारे मनीषियों ने बनाई है। यह तस्वीर न तो भ्रामक है और न ही अंतर विरोधी है। इस तस्वीर के केंद्र में है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी समृद्ध हों, सभी स्वस्थ हों, सभी को अनुभव हो कि शुभ क्या है। यह ईशावास्य उपनिषद की एक पंक्ति है जो विकास की सुंदर कल्पना है। गांधी जी अक्सर इस पंक्ति को उद्धृत किया करते थे। दूसरा सूत्र लोकतंत्र के बारे में है, जिसके केंद्र में है वसुधैव कुटुंबकम की प्रस्थापना। मेरा तेरा करने वाले छोटे मन के लोग हैं जो उदार चरित्र वाले हैं, उनके लिए पूरी वसुधा ही परिवार है। पश्चिमी अर्थों में विकास एक प्रोमिथियन मिथक की तरह है, वह सुख और सत्ता का सम्मिश्रण है। हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था ने सामाजिक वैधता प्रदान की है और उन्हीं को हासिल करने को विकास कहा जाता है। इसके विपरीत भारतीय चिंतन में विकास को एक और पुरुषार्थ से संबंधित किया गया है और दूसरी ओर विकास की प्रक्रिया को काल की चक्रीय अवधारणा से जोड़ा गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की अवधारणा बताती है कि एक बार जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होगा, जबकि पुरुषार्थ का मतलब मानव मनोविज्ञान और जीवन में सभी आवश्यक चीजों का संतुलित समावेश है। अब अरुण जी ने यहां मणिन्द्र ठाकुर के एक विचार का उल्लेख किया है कि पुरुषार्थ की अवधारणा सिर्फ हिंदू धर्म का केंद्रीय तत्व नहीं है। पुरुषार्थ के 3 तत्व धर्म, अर्थ, काम तो बौद्ध और जैन धर्म में भी पाए जाते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों की तुलना में बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसकी ज्यादा व्याख्याएं मिलती हैं। मणिन्द्र इसकी आज के संदर्भ में प्रासंगिक व्याख्या करते हैं। उनके लिए अर्थ का मतलब उत्पादन, संयोजन और वितरण के नए प्रयोगों से है। यह काम हर प्राणी के अधिकार को स्वीकारते हुए किया जाता है।
यहीं पर हम महात्मा गांधी के मशीन विरोध और उनके शिष्य जेसी कुमारप्पा द्वारा अहिंसक अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। कुमारप्पा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमी ऑफ परमानेंस में कहते हैं कि औद्योगिक सभ्यता में एक प्रकार की हिंसा है जो मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के साथ भी की जाती है। उसका रास्ता आखिरकार शोषण, हथियार निर्माण, युद्ध की ओर जाता है। इसलिए उससे बचना है तो ऐसी अर्थव्यवस्था निर्मित करनी होगी जो प्रकृति के साथ न्यूनतम हिंसा करे। इस बारे में वे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को उपयुक्त मानते हैं। अब जहां तक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के मुकाबले के बरक्स टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, उस संबंध में E.F. शूमाकर का कहना है, जैसे यदि लोभ और ईर्ष्या ऐसे मानवीय गुणों की बाकायदा प्रतिष्ठा की गई तो उसका निश्चित तौर पर यही परिणाम होगा कि मानव प्रज्ञा का लोप हो जाएगा। लोभ और ईर्ष्या से प्रेरित मनुष्य वस्तु स्थिति को अपने सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाता और उसकी सफलताएं विफलताओं में बदल जाती हैं। हो सकता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि हो जाए, लेकिन उसे केवल संख्या शास्त्री ही देख सकेंगे। उनका अनुभव समाज के सदस्यों को नहीं होगा, जो स्वयं ही बढ़ती हुई निराशा, अलगाव और असुरक्षा के शिकार हो रहे होंगे। विकास की दूसरी अवधारणा काम को कहा जा सकता है। काम का अर्थ सिर्फ यौन संबंधों से नहीं होता, वह सक्रियता और ऊर्जा का परिचायक है। इसमें मनुष्य की जैविक संरचना, उसकी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं से उत्पन्न इच्छा, विचार सभी को काम के जरिए समझना होगा। स्त्री पुरुष के संबंधों में दुनिया भर में बदलाव आ रहा है। इस लिहाज से काम की नई व्याख्या और उसे मानव विकास के संदर्भ में नवीकरण की जरूरत है। उससे भी आगे सवाल है धर्म का। धर्म के विस्तार में रिलीजन का समा पाना मुश्किल है। धर्म का अर्थ है प्राकृतिक नियम। सत्य की अवधारणा इसी के साथ जुड़ती है। विभिन्न भारतीय ग्रंथों में सत्य को परिभाषित किया गया है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर से इसी की व्याख्या करते हुए सत्य के 13 अवयव बताए हैं। वे कहते हैं, इन अवयवों की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि अगर तराजू के एक पलड़े पर 100 अश्वमेध रखे जाएं और दूसरे पर सत्य, तो सत्य का पलड़ा भारी होगा। सत्य केंद्रित इसी धर्म को महात्मा गांधी आगे बढ़कर नई व्याख्या देते हुए कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, यानी प्रकृति का जो नियम है वही ईश्वरीय सत्य है। भारतीय विकास और लोकतंत्र के प्रमुख आयाम है स्वराज और गांव गणराज्य, यानी व्यक्ति स्वातंत्र और विकेंद्रीकरण। स्वराज की व्याख्या करते हुए गांधी जी ने इसका विस्तृत भाष्य किया है। स्वराज एक पवित्र शब्द है, वह वैदिक शब्द है। इसका अर्थ है आत्मानुशासन और आत्मसंयम। अंग्रेजी शब्द इंडिपेंडेंस अक्सर सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छंदता कर देता है। यह अर्थ स्वराज शब्द में नहीं है। स्वराज का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयत्न करना, फिर वह नियंत्रण विदेशी सरकार का हो या स्वदेशी सरकार का। यदि स्वराज हो जाने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के नियमन के लिए सरकार का मुंह ताकना शुरू करते हैं, तो स्वराज की सरकार किसी काम की नहीं होगी। गांधी जी ये भी स्पष्ट करते हैं कि भारतीय स्वराज तो ज्यादा संख्या वाले समाज का यानी हिंदुओं का ही राज्य होगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इस मान्यता से ज्यादा बड़ी गलती कोई और नहीं हो सकती। अगर यह सिद्ध हो जाए तो अपने लिए मैं कह सकता हूं कि मैं उसे स्वराज मानने से इनकार कर दूंगा और अपनी सारी ताकत लगाकर उसका विरोध करूंगा। मेरे लिए हिंद स्वराज का अर्थ सब लोगों का राज्य यानी न्याय का राज्य है। अब गांधी जी के इसी वक्तव्य और इसके इर्द गिर्द जो वैचारिकता बुनी गई है, उस वैचारिकता के संबंध में कुछ प्रयोग भी हुए हैं। तो अरुण जी ने एक प्रयोग का उदाहरण दिया है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के मेढाखेला गांव में एक ऐसा ही चर्चित प्रयोग चल रहा है। वहां के लोग नारा लगाते हैं, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार और हमारे गांव में हम ही सरकार। यह नारा आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा के उस नारे का ही एक रूप है जिसे उन्होंने बस्तर में दिया था, मावा नाटे मावा राज, लोकसभा से बड़ी ग्राम सभा। मेढाखेला गांव में सारे निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिए जाते हैं। अगर ग्राम सभा तैयार नहीं है तो सरकार उस गांव में कोई योजना जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती। गांव वालों की इस जागृति के चलते सरकार ने 1800 हेक्टेयर जंगल के अधिकार ग्राम सभा को दे दिए हैं। गांव के गौड़ समाज से आने वाले देवाजी टोजा बताते हैं कि यह अधिकार काफी संघर्ष के बाद हासिल किए गए हैं। इसके तहत अगर किसी परिवार को जरूरत है तो वह जंगल के फल और दूसरी चीजें बेच सकता है। गांव की अपनी आचार संहिता है जहां कोई भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं, अपनी बात निर्भीकता से रख सकती हैं। गांव में सामूहिक अन्न का भंडार है जहां पर लोग अपने अनाज का 2.5% जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। लोगों की शादियों में उससे अनाज दिया जाता है। मेढाखेला के लोग सामूहिक सहयोग के माध्यम से पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयोग झारखंड राज्य के पलामू जिले के बरवाडीह गांव में चल रहा है। वहां सूखा पड़ा करता था। उसे मिटाने के लिए एक मृदा वैज्ञानिक PR मिश्रा ने चक्रीय विकास योजना शुरू की।
उस इलाके में जमीन बंजर थी। मिश्रा ने गांव वालों को जुटाया और एक सहकारी समिति अनुबंधित की, पौधारोपण किया और भांति भांति के जंगल लगाए। जंगल से फल और लकड़ी निकली और उससे भारी आमदनी हुई। लोगों को पूरे साल मजदूरी मिली। आमदनी का 30% हिस्सा जमीन मालिक को, 30% मजदूरी, 30% कर्ज वापसी और 10% ग्राम कोष में दिया गया। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लोकतंत्र की भारतीय परंपरा को भारतीय ज्ञान परंपरा में तलाशने को भी रेखांकित करना जरूरी है। अंबेडकर कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र से आज हम अनजान है, लेकिन भारत में एक समय में संसदीय संस्थाएं थीं। भारत प्राचीन समय में ज्यादा आगे बढ़ा हुआ था। अगर आप महापरिनिर्वाण सूक्त को पढ़ें तो मेरी बात के समर्थन में तमाम प्रमाण मिल जाएंगे। भारत में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं कि बुद्ध जिस चीज का उल्लेख कर रहे थे वो लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रणाली थी। वज्जियों के यहाँ यही व्यवस्था थी। जब तक वज्जियों ने लोकतांत्रिक भावनाओं को अपनाए रखा तब तक उन्हें कोई जीत नहीं सका। बुद्ध वास्तव में महान लोकतांत्रिक चिंतक थे। डॉक्टर अंबेडकर 20 नवंबर 1956 को काठमांडू में दिए गए अपने भाषण में बुद्ध और कार्ल मार्क्स की तुलना करते हैं। इसमें जो प्रकरण है जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने जिक्र किया वही है जिसका अभी विवेकानंद बीज पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें उसका जिक्र था, इसलिए मैं दोबारा उसका उल्लेख नहीं करूंगा। आज के भारत में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अरुण जी का मेरा कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विकास और लोकतंत्र की जो भारतीय अवधारणा है उस पर भारतीयता के नाम पर यूरोपीय और मनमाना रवैया हावी है। एक तरफ शहरों के तमाम स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं और राज्य और केंद्र सरकारें ही उन नगरों को अपने ढंग से कोष मुहैया करा रही हैं। मुंबई से बेंगलुरु तक यही स्थिति है। भारत के शहर बड़े पैमाने पर संपत्ति उत्पन्न करते हैं, लेकिन राजनीतिक और वित्तीय तौर पर उनकी हैसियत नहीं है कि वे उसके उपयोग के तरीकों के बारे में कोई सुझाव दे सकें। सब कुछ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के हाथ में है। विशेषकर जीएसटी के बाद यह स्थिति और भी विकट हो गई है। राज्य स्थानीय निकायों को वित्तीय और राजनीतिक स्वायत्तता नहीं देना चाहते। महाराष्ट्र के 27 नगर निगमों पर चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं है। इन निगमों का 1.10 खरब का बजट राज्य नियंत्रित कर रहा है। हालांकि भारत की 1/3 आबादी आजकल शहरों में रहती है और नीति आयोग उन्हें विकास का इंजन बताता है, लेकिन उनकी स्वायत्तता शून्य है। उधर विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके कई उदाहरण सामने हैं। छत्तीसगढ़ में हर्षदेव अरण्य की कटाई की अपनी कहानी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ियों के लिए सड़क बनाने हेतु 1,12,000 पेड़ काटने का फैसला किया है। इससे जैव विविधता पर असर पड़ेगा और बड़े पैमाने पर वन्य जीव विस्थापित होंगे। यह कांवड़ पंथ मुरादनगर से पुरकाजी तक अपर गंगा नहर के किनारे बन रहा है और उसके किनारे लगे जंगल काटे जा रहे हैं। इस प्रस्तुति के अंत में मैं कुछ विचारणीय निष्कर्ष रखना चाहता हूं। पहला, विकास के लक्ष्य सरकार निर्धारित करती है, वही उन्हें जमीन पर उतारने के लिए योजनाएं बनाती है। समाज से टैक्स वसूला जाता है और विकास में खर्च किया जाता है। इसके दो परिणाम लाजमी तौर पर निकलते हैं: प्रक्रिया का आद्योपांत सरकारीकरण होना और प्रक्रिया पर परले दर्जे के आर्थिक घटाववाद का हावी हो जाना। आर्थिक घटाववाद के कारण बाजार का फैक्टर सरकार के साथ मिलकर नियंत्रणकारी स्थिति हासिल कर लेता है। दूसरा, सरकार वोटरों द्वारा चुनी जाती है। प्रतिनिधित्व की प्रणाली सरकार को समाज का पर्याय बना देती है। कार्यपालिका के तौर पर जो शासन प्रणाली स्थायी तौर पर मौजूद रहती है वह कहने के लिए तो चुनी गई सरकार का औजार होती है, पर अपने प्रशिक्षण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण वह बाजार से मिलकर आर्थिक घटाववाद को ही सर्वोच्च बना देती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से इतर समाज की स्वायत्तता और निर्णय में उसकी भागीदारी के बारे में सोचने की बात करना भी एक तरह से बगावत के लिए उकसावा देना ऐसा हो जाता है। तीसरा, इस समस्या की जड़ पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिखाई पड़ती है, जिसे वेस्टर्न सोशल थियरी के प्राधान्य के कारण दिमागों पर हावी कर दिया गया है। स्मिथ से लेकर कीन्स तक विकास और लोकतंत्र की चालक शक्ति यही बन गई है। विकास और लोकतंत्र संबंधी भारतीय चिंतन, सारे आदर्शों, नैतिक मूल्य और पॉलिटिकल इकोनॉमी स्पष्ट रूप से एक दूसरे के टकराव में खड़े हैं। अगर वॉलरस्टीन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें तो साफ दिखाई पड़ता है कि विकास केवल वर्तमान में होता है और वह भविष्य अपने लक्ष्यों के अनुकूल कल्पित कर लेता है। उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पॉलिटिकल इकोनॉमी से आता है, न कि उपनिषदों के चिंतन से या बौद्ध चिंतन से। उसके लक्ष्य और उसकी अंतर्निहित राजनीति बाजार और उसके हितों को साधने में लगी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा निर्धारित होती है। मुझे यकीन है कि अगले 2-2.5 दशकों में हम आर्थिक आंकड़ों में विकसित भारत बना लेंगे, लेकिन क्या हम एक ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बना पाएंगे जिसमें लोकतांत्रिक स्वायत्तता और सामाजिक उत्तरजीविता के भारतीय नैतिक आदर्शों की भूमिका भी हो? बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू अभय जी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सवाल हैं, प्रश्न हैं कि क्या क्या होगा हमारा रोड मैप उस 2047 का जो विकसित भारत की जो कल्पना हमने की है।
है ना। तो ये भी बहुत मुझे, आपने एमेनुअल वेलरस्टाइन का नाम लिया और इन सारे थिंकरों को हम लोग पढ़ते रहे डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट थियरी में। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या ये किसी ने मना, एमेनुअल वेलरस्टाइन आके नहीं बोलने आए थे हम लोगों को कि आप अपनी विचारधारा, अपनी जो नॉलेज सिस्टम है उस पर बात नहीं करें। ये हमने उनको कहा कि भाई अब हमको हम आपके द्वारा मार्गदर्शित हम होंगे। जो साइलेंसेज हैं, मान लीजिए जो इस पर हम बात कर रहे हैं कि भाई रविदास की बेगमपुरा का जिक्र क्यों नहीं हुआ, मान लीजिए क्यों सन्नाटा रहा इस बात पर, है ना। तो गांधी जी, ये बहुत गांधी का बहुत बार बार उल्लेख हो रहा है, तो गांधी ये भी बोलते थे कि हमारी जड़ें मजबूत हों लेकिन हमारे दरवाजे घर के जो हैं खुले हों, ताकि हम एक जो एक्सचेंजेस है नॉलेज का, वो बड़ा नॉलेज बाय टेम्परामेंट हाइब्रिड होता है, ज्ञान की जो बात है। तो पश्चिम को हम इस तरह से कि एक डेमोनाइज भी नहीं करें यहाँ पर। मुझे लगता है इस बारे में बहुत कंसर्स हो हम इस बात के लिए कि हम हर चीज़ वहीं डाल दें कि बस हम लोग तो ठीक थे, वही सब करके जी गए। तो जो ये डेमोनाइजेशन नहीं हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इस अलर्ट रहने की जरूरत है। अपनी अपनी जड़ें खोजें हम, जरूरी है उसके। अब देख सकते हैं कि जब ज्ञानेश्वर मिश्रा जी बोल रहे थे तो कितने ऐसे संदर्भ हैं विद्या के बारे में, नॉलेज के बारे में। अब हम लोग काल में नहीं वगैरह पढ़े रहे हैं, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का पूरा वो पुरोधा कर सकता हूँ मैं उनके रहे हैं। तो और जो ये सिस्टम है, इतने अद्भुत थे ये सब संदर्भ हैं, जैसे शाह का भाव सारी चीज़ में, है ना। प्रगति और विकास के बारे में जो कोएग्जिस्टेंशियल सेंस है उसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जब ये चर्चा करें तो हम ये बिल्कुल माइंडफुल रहे कि हम क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। मैं अब आग्रह करूंगा अपने दूसरे साथी सहिष्णु भट्टाचार्य जी से कि उनकी अपने पेपर पढ़ें। उसका शीर्षक है विकास का ज्ञान और ज्ञान का विकास। आइए। थैंक यू। 20 मिनट्स है तो? यस, यू हैव 20 मिनट्स। पहले ही क्षमा मांगूंगा क्योंकि माय हिंदी इज़ नॉट वेरी गुड। बंगाली हूँ इसलिए करती है गड़बड़ होता रहता है, तो आप क्षमा करते रहें। I'll try my best to do in हिंदी। नहीं, आप बिल्कुल अंग्रेजी बंगाली स्टाइल में बोलिए, है ना, या हिंदी बोलिए, वो बांग्ला में हो, कोई भाव नहीं उसमें नहीं है, वो जरूरी है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप ना वो उसको ध्यान रखें कि ये डाइवर्सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फ्लेवर नहीं जाए आपका। आप ज्ञान में जितनी जड़ें गहराई में जाएं, पुराण में जाएं, उपनिषद में जाएं, ज्ञान का कोई ठेकेदार नहीं होते। कहीं कमियां रही हैं, कहीं पर सन्नाटा छाया रहा है किसी चीज में, तो वो सन्नाटे टूटने चाहिए ना। लेकिन आप इस भाव से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप आराम से बोलिए, बिल्कुल। थैंक यू। हमारा टाइटल है ज्ञान का विकास और विकास का ज्ञान। इससे हम कहना चाहते हैं कि विकास का ज्ञान, आई मीन इन द सेंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसको स्टडी करने के लिए क्या मेथडोलॉजी यूज़ किया जा रहा है और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इसके साथ साथ ही ज्ञान का कैसे विकास हो रहा है, चाहे वो ज्ञान परंपराएं ही हो या विकास के बारे में जो ज्ञानोत्पादन हो रहा है उस ज्ञान का भी विकास। इससे हम प्राइमरीली डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिमिटेशंस दिखाना चाहेंगे और इस नोशन को इंडिया के लिए लोकलाइज करने का आवश्यकता दिखाना चाहेंगे, क्योंकि विकास शब्द का सेमेंटिक जो फील्ड वो डेवलपमेंट से और भी वाइड है। लेकिन जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में हम विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इंग्लिश का डेवलपमेंट ही रहता है, इसलिए हम डेवलपमेंट शब्द पे ही फोकस करेंगे। इसका लिमिटेशंस भी रहता है और दूसरा है कि इसके साथ साथ ही कुछ प्रेजुडिसेस, अजम्पशंस और टेंडेंसीज रहता है इस कॉन्सेप्ट में, जो पार्ट एंड पार्सल है डेवलपमेंट के एपिस्टेमोलॉजी के साथ, जिसको रेजिस्ट करने का आवश्यकता रहता है। एक जेनेरिक सेंस में डेवलपमेंट का मीनिंग होगा कि द बेस्ट इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेस, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, ह्यूमन लेबर और प्लानिंग कैपेसिटी। जो
साधारण कंसेंसस में उसका डेफिनेशन माना जाता है। हम ऑप्शनली रूल ऑफ लॉ भी ऐड कर सकते हैं। जो हमको पहले ही ऑब्जर्व करना है कि डेवलपमेंट के साथ कॉलोनियलिज्म का एक गहरा संबंध है। यूरोपियन पावर्स के कॉलोनियल एक्सप्लॉइट्स के दौरान यूरोप में पहले से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोड अ लॉन्गर प्रोसेस। लेकिन जब कॉलोनीज में ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन उसको फास्टर पेस में करने की कोशिश किए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स वो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से मैच करता था। An example would be the introduction of railways by the British. वो डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन that is not its primary purpose. The purpose is to add to the colonial exploitation. लेकिन इसके साथ साथ भी कॉलोनियल पावर्स के ऊपर एक कंपल्शन रहा, वो है कि कॉलोनीज को समझना, उसका कल्चर को, उसका समाज को। लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म के इफेक्ट एक रहा कि हर रीजन का जो अपने कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज होता है, अपना अलग सा पर्टिकुलरिज्म, वो नेग्लेक्ट करके वो अपने ही मॉडल को यूनिवर्सल समझ के इम्पोज कर दिए। अगर हम इसी समय से जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स आते रहे हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब भी इंपीरियलिस्ट एजेंडा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम देखें कि सोशियोलॉजी जब वेबर के हाथ में आते हैं, वो तभी हो रहा है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यूरोप में सोसाइटी को बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से ऑलरेडी बदल दिया है। जो जर्मन भाषा में गेमाइनशाफ्ट और गेजेलशाफ्ट शब्द में बांटा जाता है। एक है मोर सिविल सेंस ऑफ सोसाइटी, जहाँ पे उतना कम्युनिटेरियन नहीं है। जैसे इंडिया को जैसे हम समझ सकते हैं, इट इज़ अ मोर कम्युनिटेरियन सोसाइटी। यहाँ पे सामाजिक बंधन लीनिएज बेस्ड है और बहुत गहरा है। लेकिन लिबरल वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म का टेंडेंसी ज़्यादा है। ये मॉडर्निटी के साथ साथ ही ये सब डिसिप्लिन भी आने लगे हैं। वो सिर्फ वेस्ट यूज़ कर रहा है अपने आप को समझने के लिए, लेकिन ऑल्सो कॉलोनीज को समझने के लिए। लेकिन मेथडोलॉजीज जो यूज़ कर रहे हैं वो एक ही, ये समझ के कि जो मॉडल यूरोप के लिए प्रयोज्य है वो बाकी जगहों के लिए भी प्रयोज्य हो सकते हैं। ये एक प्री मॉडर्न यूरोप में एजुकेशन में चर्च का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था, जो धीरे धीरे वीकेंड होता गया। और इसी जगह पे ये सब डिसिप्लिन्स केम टू फिल द वॉइड। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी का जैसे कॉलोनियल एंड ओरिएंटलिस्ट फ्रेमवर्क्स और ओरिजिन्स रहा है, उसका जो मॉडर्न अवतार है एरिया स्टडीज़, वो भी कुछ प्रेजुडिसेस से सफ़र करता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट टॉर्नक्विस्ट ये दावा करते हैं कि डेवलपमेंट स्टडीज़ का जो डिस्कोर्स है वो सिर्फ वेस्ट पे ही केंद्रित है और पाश्चात्य के एक्सपीरियंस को ही अपना पॉइंट ऑफ डिपार्चर मानते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स भी है, जो नया थ्योरीज आता है, जो नया मॉडल्स आता है, वो भी डोमिनेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमी है वहीं से आता है। एरिया स्टडीज़ का पहला जैसे डेजिग्नेशन दिया जाता है वो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहले डेवलपिंग कंट्रीज, फिर थर्ड वर्ल्ड, अभी जो नया आया है वो है ग्लोबल साउथ, बट इट इज़ अ चेंजिंग टर्म फॉर द सेम आइडिया। लेकिन ये द्रष्टव्य है कि डेवलपमेंट एक नोशन के रूप में कोल्ड वॉर के जो डिस्प्यूट्स और इंटरेस्ट थे और जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के डिस्प्यूट्स थे वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसका ओरिजिन है सुपर पावर्स जो थे उनके एलाइज का एक्सपर्टीज गैदरिंग।
ये एक्सपर्टीज तभी गैदर किया जा रहा है क्योंकि ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मेकिंग कर रहा है ताकि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। और ये विच इज वाई इंडिया के ऊपर इंडियोलॉजी हो रहा है। वी स्टडी दोज कंट्रीज जो सुपर पावर्स के सबसे ज़्यादा बड़े मार्केट्स है और डेवलपमेंट असिस्टेंस फाइनेंशियल एड का रेसिपिएंट्स भी है। तो डेवलपमेंट डिस्कोर्स में डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा तरह का ज्ञान है जिसका मकसद इंट्रिंसिकली है कि नेशन स्टेट्स और कल्चर को कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना। इसलिए ये याद रखना है कि जब पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के बारे में हम डेवलपमेंट को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी एक मेट्रिक या कोई लीनियर मेट्रिक से उसे नहीं माप सकते, चाहे वो इकोनॉमी के साइज हो या टेक्नोलॉजिकल पावर हो, क्योंकि डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन और जो गेम है वो इट इज रिग्ड फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि उसी को डेवलप कहते हैं, उसी को डेवलप कहा जाएगा अंत में जो पुराने कॉलोनियल मास्टर से सबसे क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं। जो दोज हु रिजेंबल द डेवलप्ड कंट्रीज मोर, वही डेवलपमेंट हो रहा है। एक दूसरा डिमेंशन टू दिस इज कि यूरोप में जब फ्यूडल एज का एंड हो रहा है और कैपिटलिज्म का युग शुरू हो रहा है तो वहाँ पे पॉलिटिकल से इकोनॉमिक का जो स्फीयर है दोनों का धीरे धीरे एक सेपरेशन होने लगा। फ्यूडल एज में सर्फ्स और पेजेंट क्लासेस से सरप्लस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होता था, लेकिन एज यूरोप ट्रांजिशन टू अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, इकोनॉमिक पावर ही इट वाज एनफ, पॉलिटिकल पावर की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो द बिजनेस क्लासेस एंड द ओल्ड रूलिंग एलिट्स, द लैंडेड रूलिंग क्लासेस बिकेम सेपरेट। लेकिन ये कॉलोनीज के लिए ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि एक ही साथ अगर कोई कॉलोनियल पावर अपने कॉलोनी में इकोनॉमिक पावर चाहता है तो वहाँ पॉलिटिकल कोअर्शन भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ एक पैराडॉक्सिकल डेवलपमेंट का पैदा हुआ जहाँ यूरोप में कॉलोनियल पावर्स में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का सेपरेशन होने लगा, लेकिन कॉलोनी में उल्टा होने लगा जहाँ पे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ जुड़ते गए। इसका नतीजा एक रहा कि यूरोप में जब बुर्जुआ रेवोल्यूशन हो रहा था जो सिर्फ इकोनॉमिक क्लास के ऊपर फोकस करते थे, जो एथनिसिटी और रिलीजन को इग्नोर कर फोकसिंग ऑन द इकोनॉमिक क्लास अलोन, उनका सबका एक सेक्युलर कैरेक्टर रहा जो रिलीजन से दूर हट के आया और एथनिसिटी से भी। लेकिन उसके साथ साथ जो नेशनल रेवोल्यूशंस आने लगा अराउंड द सेम टाइम इन द कॉलोनीज, वो एथनिसिटी और रिलीजन से लिंक होते गया। जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ वो है कि हमारा डेवलपमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है कि वो रिलीजियस स्फीयर और एथनिक स्फीयर से अलग होना चाहिए, ये एक कॉलोनियल अजम्पशन है। हमारे बीज पत्र में यहाँ के कहा गया कि ऐसा सोचा जाता था कि रिलीजन, धर्म और जाति दीज आर बैरियर्स और ऑब्स्ट्रक्शंस, उसको सिर्फ नेगेटिव रूप में देखा गया। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम डेवलपमेंट के इतिहास को देखें, कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते हैं जब तक ये समझे कि ये रिलीजियस और एथनिक स्फीयर का एक इंट्रिकेट कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे जो इंडिजिनस नॉलेज ट्रेडिशंस है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ही आते हैं। जो एंशंट वेस्ट में अगर हम सोक्रेटिस को देखें, प्लेटो को देखें, वे भी ग्रीक पेगन्स थे, लेकिन उनका जो अध्ययन है द वेस्टर्न ट्रेडिशन थ्रू द
चर्च पीरियड, द चर्च का जो मेडिवल पीरियड था, उन लोगों ने ग्रीक पैगनिज्म का हर नामो निशान मिटा दिया और एक ऐसा एक वर्शन निकाला जो मॉडर्न वेस्ट के लिए पैलेटेबल हो। तो यहाँ भी हम जब एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस के बात करते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट रिलीजियस ट्रेडिशंस, क्योंकि उसके बिना विदाउट द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द धर्म कोई नॉलेज सिस्टम प्रोड्यूस नहीं हो पाया, और होने की एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होगा। और ये इसका एक एथनिक डिमेंशन भी है, क्योंकि नॉलेज यहाँ पे ओरल था, मोस्टली ओरल, और ओरल बोलने का मतलब है कि इट वाज एन एम्बॉडीड फॉर्म ऑफ नॉलेज जो लीनिएज बेस्ड है, परंपरागत है। डेवलपमेंट स्टडीज का एक और लिमिटेशन है, अगेन stemming from the economic reductionism जो Professor Dubey has already mentioned. I forgot the Hindi term for economic reductionism. लेकिन उसका एक prejudice होता है कि it tends to look at the individual versus the market. इसके बीच कोई social units या social structures वो देख नहीं पाता, तो ऐसा एक methodology जो escape कर जाता है। तो इंडिया के लिए हमें ये भी पूछना चाहिए कि विकास के लिए सोशल यूनिट क्या होना चाहिए। विकास क्या इंडिविजुअल लेवल या एटॉमिक लेवल से पहले शुरू होता है और फिर एग्रीगेट करके कलेक्टिव तक जाता है, या उल्टा विकास क्या कम्युनिटी लेवल से शुरू होता है और पर्कुलेट करके हर एक अलग आदमी तक पहुंचता है। ये हम इस समय में बस प्रश्न ही उठा सकते हैं, इसका कोई जवाब देना माइट बी प्रीमेच्योर। जो हम कहना चाहते हैं कि इंडिया के जो जो इंटरसेक्शंस है, ये शायद ऐसा हो सकता है कि इसका उत्तर रीजन वाइज अलग हो सकते हैं और हमको एक वन साइज फिट्स ऑल आंसर का उत्तर देने का टेम्पटेशन रेजिस्ट करना चाहिए। दूसरा है कि द क्वेश्चन ऑफ जाति एज अ सोशल स्ट्रक्चर। अब जब भी हम जाति का डिस्कशन करते हैं, of caste, the term caste is problematic because it's translated both as jati and varna, लेकिन हम वर्णा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम जाति के बारे में बोल रहे हैं। So I'll use the word जाति। जब भी जाति यूज करते हैं, so we think, or at least the liberal west tends to think first in terms of discrimination, क्योंकि the point of departure is always the western experience which is equality। तो कोई भी हायरार्की को नेगेटिवली देखा जाता है, क्योंकि कास्ट बिकम्स अ बैरियर टू इक्वालिटी और इगैलिटेरियनिज्म। लेकिन इसका एक परिणाम होता है कि जब भी हम डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व करें इंडिया में, और हम देखते हैं कि कास्ट बेस्ड इलेक्टोरल ब्लॉक्स डेवलप कर रहा है, कास्ट इज इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स इन अ बिग वे, तो the first instinct by many liberal observers is to think कि democracy क्षीण होते जा रहा है, it is weakening or backsliding or there is something wrong with democracy। लेकिन अगर ये normative value हम दिमाग में रख ले कि caste is something that is anti-democracy, तो ये नहीं समझ पाएंगे कि जाति is also something that tells us about the social structure of India, और जो and it can also work towards a greater democratization। Therefore, a decolonial approach to development must recognize the normative danger of viewing such social formations as deterrent or hold the liberal ideal as a standard of departure। एक और पॉइंट, सबका विकास बनाम विकास की बहुलताएं। अब अगर हम ये एडमिट करें, और जो क्लियर है कि इंडिजिनस सोर्सेज और नॉलेज सिस्टम्स में बहुत डाइवर्सिटी है और जो प्लूरलिस्ट भी है, तो इट ऑटोमेटिकली फॉलोज कि इतने वाइड वैरायटी ऑफ संप्रदायों में और परंपराओं में विकास क्या है, इसमें भी बहुलता होगा। Development does not need to mean the same thing for every region or every community or every संप्रदाय। So इससे
एक और प्रश्न आता है कि लिबरल वेस्ट का लीनियर अप्रोच कैसे फॉलो किया जाए। कैन द सेम डेफिनेशन एंड मेट्रिक ऑफ डेवलपमेंट बी यूज फॉर ऑल ऑफ इंडिया? अगर सबका विकास, क्या सबका विकास एक साथ संभव है और क्या सब एक साथ विकसित हो भी सकते हैं? ऐसे विकास का प्रोग्राम्स नहीं होते हैं जो एट द सेम टाइम एक पूरे देश को विकसित करके हो रहे। समटाइम्स some communities which are privileged get the benefits faster, some have to wait a generation or two. So ये भी समझना है कि विकास को एक एनाक्रोनिस, एक एहिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जैसे ना देखें कि ये भी अगर सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा लीनिएज बेस्ड है तो वहाँ पे विकास का परिणाम कैसे हो सकता है। रिलीजियस ट्रेडिशन से भी जो भारत का इनएलिएनेबल फैब्रिक है वहाँ से भी समझना चाहिए कि विकास का अर्थ क्या हो रहा है। इस पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे प्रीवियस वक्ता जो थे सब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष पे डिस्कस किए। जो हम सिर्फ ऐड करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया स्ट्रेसेस की स्पिरिचुअल विकास के बिना मटेरियल विकास इनकम्प्लीट रह जाता है। एंड जाति बेस्ड जो रीजनल इमेजिनरीज होता है विकास का, उसको समझना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीजनल हिस्ट्री एंड लोकल कल्चर, which I think my next the speaker will speak on. Therefore, I think that the challenge for the idea of a Viksit Bharat is to find a balanced approach. I would like to end on a concluding note with an example from the Yajurved. The reason I am citing the Yajurved is not to suggest that the Ved is the origin of all traditions in India, but merely because it is my special area. शुक्ल यजुर्वेद में एक स्पेसिफिक वर्स है जो अश्ववेद यज्ञ में यूज किया जाता है, जिसको राष्ट्रक्लिप्ति या राष्ट्रकल्पना के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। जब जिस पुरोहित के कानों में एक मंत्र, एक प्रेयर कहा जाता है और जहाँ पे राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल भी होता है, दे आर प्रेइंग कि राष्ट्र कैसा हो, इसका एक कल्पना। इट गो समथिंग लाइक आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इहव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम, दोग्ध्री धेनुर्वोरान अन्वाशु सप्ति पुरंधिर योषा, जिष्णु रथिष्ठा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम, निकामे निकामे च नः पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। इसका लिटरल मीनिंग अगर करें तो इट सेज कि इन दिस राष्ट्र में देयर बी बोर्न ब्राह्मण्स हु आर एंडाउड विद ब्रह्म वर्चसा। इसका जो अर्थवाद का मीनिंग है, इट मीन्स कि सोसाइटी का जो हर अंग है, it is speaking of teachers and spiritual leaders, and it is asking that may they be born with the spiritual fervor. ऐसे राजा बने, ऐसा राजा जन्म ले जो वीर है, जो इहव्यो अतिव्याधि, those who are adept in archery and fighting skills. दोग्ध्री धेनुर, जहाँ पे गाय बहुत दूध देते हैं। पुरंधिर योषा, जहाँ पे नारी सुंदर हो। जिष्णु रथिष्ठा, जहाँ पे रथिन बहुत दक्ष हो। सभेयो युवास्य, जहाँ पे युवा सभ्य हो। यजमानस्य वीरो जायताम, यजमान के ये राष्ट्र में वीर का जन्म हो। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु, may the rains fall for our every need, may the monsoons not fail us. फलवत्यो नः औषधयः, may the plants bear fruit for us. योगक्षेमो न कल्पताम, योग यहाँ पे अर्थ है प्राप्ति का प्रयास और क्षेम है प्राप्त को रक्षा करना। अगर हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि इस कल्पना में एक ऑर्गेनिक वे में सोसाइटी का हर एक अंग को, नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन कैपिटल को कैसे
ठीक 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 हाँ. So this is one among many other possibilities of how we may ठीक है. But yes. So my point being, in addition to the problem, the concept of development being limited and there being a need to localize the notion for India, we must also demystify the religious and the ethnic in the Indian context, and also give serious thought to a multidimensional and intersectional notion of development instead of a uniform model of development. Thank you. Jermaine साहब जिसल साहब की बात कर रहे थे, एज ए सोशियोलॉजिस्ट वी हैव had enough of all of this, इतना सारा सुने हैं ये सब हम लोग. एक रूरल है तो अर्बन नहीं हो सकते, जमाइन सेफ्ट है जिसल सेफ्ट नहीं हो सकते, मैकेनिकल सॉलिडरिटी तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी नहीं होगा. मॉडर्निटी की पूरी थियरी का जो बाइनरी ऑब्सेशन है ना, वो बहुत ही भयानक है. मतलब ऑब्सेशन विद द बाइनरीज, आप है ये है तो ये नहीं हो सकते. मैं कई अपने अपने लेखों में इस चीज़ पर जिक्र करता हूँ कि जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो हुआ है और जो भयावह भी एक तरह से है, हॉरर है इसमें, रिलीजन का जो ट्रांसलेशन हुआ है सीधे सीधे हम उसको जुड़े क्रिश्चियन मोड में उसको डाल देने की कोशिश करते हैं सीधे ही. तो मैं बोलते कई जगह लिखा हूँ कि रिलीजियस डाइवर्सिटी गलत वर्ड है यहाँ पर. और मैं मार्क जर्गेंसमेयर जिन्होंने पंजाब पर बहुत काम किया, अभी हम कुछ दिन पहले उनसे मिले, तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मुझे कई बार सोचता हूँ घूमते हुए पंजाब में कि अगर ये हमारा धर्म का जो नक्शा मेरे दिमाग में उतरता है ना, वो लगता है जैसे कि कोई बट वृक्ष है बड़ा घनघोर सा, जिसका कौन सा मेन जड़ कौन सा उसका मेन है पता नहीं चलता. क्योंकि इस कालांतर में जो छोटे छोटे तने होते हैं, छोटे छोटे जो स्टेम्स होते हैं, वो इतनी मजबूत हो जाती हैं कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ है. इतनी पोरस बाउंड्रीज रही हैं. वो नोशन, रिलीजन का जो नोशन है, एब्सोल्युटली बाउंडेड कम्युनिटी इन जुडियो क्रिश्चियन नोशन, that's something that doesn't capture our world, frankly speaking. और ये जितनी भी डेफिनेशन का कभी चर्चा होगी कि ये जो डेफिनेशंस बने हैं सबके सब, उनका क्या हुआ हमारे साथ में, कैसे हमने उसको डील किया. उन्होंने टैग दिया हम लोगों को. डेफिनेशन का वायलेंस देखिए ना आप. हाइपोथेसिस जो रही, रिलीजन को हमने कहा कि धर्म हो गया, है ना. पंथ का क्या हुआ फिर. तो ये अजीब है कि फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसा एक वर्ड करो. का अंग्रेजी लिखता रहा तो हमने कहा कि नहीं, रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं लगेगा सही. रिलीजन में है कि आप भी सही हम भी सही, हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं, डाइवर्सिटी हो गई. हमारा उसका क्या कहते हैं, हमारे हम दोनों फंसे हुए हैं, है ना. उसको हमने कहा कि सिंक्रेटिक डाइवर्सिटी बोलिए, उसको चलेगा फिर भी हमारे यहाँ, है ना. उसी तरह से कई बार कि जो हमारा जो ऐसी इस तरह की जो चीज़ें जो हैं थॉट प्रोसेस में आते हैं कि हमने कैसे से हम निकलें बाहर, और क्यों जो सही तरीके से हमारी चीज़ों को संप्रेषित कर सके और कम्युनिकेट कर सके, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम लोग कभी चर्चा करेंगे हम लोग. ये छोटे छोटे शब्द जो हमारे तो आते गए वहाँ से, वो उसको हमने वो लिटरल ट्रांसलेशन किया उसको, और ख़त्म हो गया. हम इस संदर्भ में बहुत सारी विविधताएँ जो थी वो घुटित हुई, मैंने उसको एनिलेट हुआ, एक तरह से घुट गया उसके अंदर में वो सारी चीज़ें. तो वो बड़ा मॉडर्निटी का एक बड़ा ही क्रिटिक है, मुझे लगता है कि होना चाहिए कि वो कैसे स्टैंडर्ड नोशन लाता था कि भाई स्टैंडर्डाइज होगा, ये सब एक भाषा में बोलेंगे. मेल्टिंग पॉट थियरी को याद होगा. सब ऐसे हो जाएंगे कि हम एक तरह के देखने लगेंगे, एक तरह के बोलने लगेंगे. जब एक फ़ोटो खींचा जाएगा जापान में और बॉम्बे में, तो मुश्किल होगा हमारे लिए तय करना कि कौन सा फ़ोटो कहाँ का है. ऐसी सोच थी मॉडर्नाइजेशन थियरी में. आप जानते हैं सब लोग, मेल्टिंग पॉट थ्योरी बहुत बड़ा आया था ये कि ये सब घुल मिल जाएंगे, सब हो जाएगा ख़त्म, और ऐसा हुआ नहीं. वापस आया, और कल्चर जिसको कि लेफ्ट में पॉलिटिक्स में कल्चर को बहुत मार्जिनल डिसेंटर्ड वर्ड में लिया गया, व्हिच इज नाउ डिसाइड्स अबाउट इट. नो प्रॉब्लम. एक्चुअली दैट्स द डायनामिज्म ऑफ ए सिविलाइजेशन. इफ यू मेड मिस्टेक्स, be ready to be flexible enough to kind of revisit those and then come up with something new which is much better, much informed, and give a deeper sense about yourself. So that's it. With this I would like to invite मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका आपका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर सुमेल सिंह सिद्धू जी का. और मुझे
पंजाब की स्मेल आती है। मैं पंजाब वाला हूँ बिल्कुल एक तरह से समझिए। उन्हें बेगमपुरा पर चर्चा करेंगे, वो शानदार है ये चीज़। वो आप भी किए हुए हैं तो मैं थोड़ा डरा हुआ भी। जी जी बोले सर, डरने की कहीं गुंजाइश नहीं, जब आप ईमानदारी से आए सामने डरना नहीं होता उसमें फिर तो। थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, आइए। उसी का ही तो मेरे इसका वर्किंग टाइटल यही था कि बेगमपुरा, हलेमी राज, प्रेम नगर, भारतीय यूटोपिया की तलाश, या इसके बारे में जो कुछ हमारे पास कुछ शुरुआती जो विचार मिलते हैं, थोड़ा उनके ऊपर चर्चा की जाए। यूटोपिया शब्द ग्रीस से आया, ग्रीक लैंग्वेज का है, और सर टॉमस मोर ने इसको डिराइव किया वहां से, और मतलब इसका होता है नॉट प्लेस, कोई और जगह है, इस जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं। और उनकी किताब जो 1516 से लेके 18 तक वो इसको एडिट करते रहे, इसके अलग अलग वर्जन आते रहे, जब ये छप भी रही थी, द बेस्ट स्टेट ऑफ अ कॉमनवेल्थ एंड द न्यू आइलैंड ऑफ यूटोपिया। इसमें जो देखने वाली बात है कि ये बिल्कुल भक्त रविदास और गुरु नानक के समकालीन है, नंबर 1। और ये क्यों है कि सर टॉमस मोर या एनाबैप्टिस्ट्स जो 1525 की पेजेंट वॉर ऑफ जर्मनी में जो एक अपना क्रिश्चियन मिलेनियरिज्म का और कम्युनिज्म का, उनको पहले कम्युनिस्ट उन्हीं को कहा जाता है, जो कि मार्टिन लूथर के विरोध में जो खड़े हुए थे, उसके फॉलोअर्स थे, लेकिन इनका प्रोग्राम और ज्यादा रेडिकल था किसानों का, और इन्हीं के खिलाफ फिर मार्टिन लूथर ने जर्मन प्रिंसेस के साथ अलायंस करके फिर इनका वहां पे देवर परसिक्यूटेड लाइक एनीथिंग, वो उसी को पेजेंट वॉर इन जर्मनी कहा जाता है। और जर्मनी के इतिहास की उस एक व्याख्या को आज भी वो वहां पे उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन की डिबेट में, ट्रांजिशन की डिबेट में उसका एक सेंट्रल लोकेशन है कि उसी के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा जाता रहा है। मार्क्सिस्टों ने भी बाद में बहुत कुछ लिखा। एक तो ये बात कि आप जरा इस पैरेलल के ऊपर गौर कीजिए। नंबर 2 कि जो हम वेस्ट और ईस्ट कर रहे हैं, मतलब एक कई बार वो एनालिटिकली फायदेमंद भी होता है, लेकिन यहां पे हमें ये दिखाई क्यों दे रहा है कि दैट देयर इज अ सिमिलर डेवलपमेंट अक्रॉस दीज ज्योग्राफिकल रीजन्स, और वो एक अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल लगभग एक सी टर्म्स में। टॉमस मोर ने इसको बहुत डिटेल में और फिक्शन में उन्होंने इसको डेवलप किया है, प्रोज में, जबकि हमारे यहाँ पे वो बहुत टुकड़ों में, बहुत छोटे एलिमेंट्स में और पोएट्री की फॉर्म में वो आया है। इसका मुझे ये लगता है कि सबसे डेवलप्ड फॉर्म जो मिलता है हमें वो गुरबाणी में ज्यादा मिलता है। गुरु नानक सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कवि हैं भक्त कवियों में से, निर्गुण भक्तों में से। सबसे ज्यादा उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो कि सीधे सीधे बाबर वाणी जो है वो किस तरह से क्रिटिक देती है बाबर का, उसका कंटेम्प्रेरी क्रिटिक देती है। बाकी वो जो अपने से पहले लोदियों का क्रिटिक देते हैं, जो जनरल एक राज प्रबंध के अंदर जो जो मुश्किलें हैं, और प्रजा जो कि ज्ञानहीन है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो मुर्दार के समान है, मुर्दार ढो रही है, वो उसको भी नहीं बख्शा गया है कि ये रास्ता कैसे बनेगा और ये आगे इसमें से क्या निकलेगा। तो उन्होंने एक किस्म का एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करते हैं, और हलेमी राज का कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बिल्ड करते हुए गुरु अर्जन जो 5वें गुरु हैं, 1606 में जिनकी शहादत होती है लाहौर में, और 1604 में वो आदि ग्रंथ को एडिट करते हैं, ये हलेमी राज उनका दिया गया है। तीसरा, प्रेम नगर की एक बात आती है जो बुल्ले शाह लेके आते हैं, 18वीं शताब्दी के हैं, 1680 का जन्म है, 1760 के आसपास उनकी मृत्यु मानी जाती है, और वो अपने समय के जो काजी और जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे इस्लाम की इंटरप्रिटेशन वाले, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा उनका था, और उसके अंदर एक गजब की लिमिनैलिटी है, किस तरह से वो राधा कृष्ण को भी साथ में रखते हैं, सिख कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदू कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल है, होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, ये सब ये इन चीज़ों को जोड़ने के भी एक है सारी शय। और इवन कि आप सोच के देखिए कि भक्त रविदास जो
बनारस से हैं, वो जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक लिहाज से उर्दू फारसी से आ रहा है, बेगमपुरा, जहां पे गम ना हो, अ सिटी विदाउट सॉरो। और बुल्ले शाह जो कि कसूर में हैं और मुसलमान हैं और फारसी और ये सारी इस्लाम की ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, वो नाम रख रहे हैं प्रेम नगर। तो मतलब कई बार ऐसे लगता है कि बेगमपुरा अगर बुल्ले शाह कह देते और ये प्रेम नगर कह देते तो क्या बनता, लेकिन ये हमें उस हिंदुस्तान को शायद इस तरह से भी देखने की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि इन दोनों के अंदर सबसे डेवलप्ड जो एक पॉलिटिकली अवेयर एक आदर्श राज्य की जो परिकल्पना है वो सिख चिंतन के अंदर उसके ऊपर काफी काम हुआ है। मैं जेपीएस ओबरॉय का नाम ले भी सकता हूं, लेकिन वो अलग डिटेल में खुल जाता है, मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर भूपिंदर सिंह, डॉक्टर जसपाल सिंह इसके ऊपर अच्छी खासी सिख एथिकल थॉट में, क्योंकि एक स्टेट का, हुकूमत का जो एस्पेक्ट है वो छोड़ा नहीं गया है कि जो भी हमारा क्रिटिक है या जो हमारा विजन है उसके अंदर हुकूमत के एंगल को किस तरह से हमें साथ लेके चलना है, लेकिन ये हुकूमत का कैरेक्टर कैसा होगा, इसके ऊपर बहुत महीन क्वालिफिकेटरी वहां पे बातचीत है, जो मेरा ख्याल से कि कई लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि वो महात्मा गांधी को प्रीफिगर करते हैं। अभी मैं यहीं पे इस बात को छोड़ता हूं। तो एक तो ये है कि टॉमस मोर के अंदर भी एक क्रिश्चियन कम्युनिस्ट धारा थी, इरास्मस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे और रेनेसां ह्यूमनिज्म का बहुत ज्यादा असर था। और उसके अंदर आपको दो बातें दिखाई देंगी, इक्वालिटी है, समानता के ऊपर सभी यूटोपियन वर्जन्स में बराबर का जोर है, भले वो यूरोप के हैं भले वो हिंदुस्तान के हैं, नंबर एक। नंबर दो के कलेक्टिविटी की एक सेंस बहुत ज्यादा है, भले वो कलेक्टिव ओनरशिप है या कलेक्टिव रूल है या सभी को एक कलेक्टिव में देखने का एक आग्रह जो वहां पे हमें दिखाई देता है। इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूं कि यूटोपिया के बारे में, और गेल ऑम्वेट की किताब है ही बहुत इंपॉर्टेंट, सीकिंग बेगमपुरा, मैं ये समझता हूं कि उसमें उन्होंने जो एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने कहा है निर्गुण भक्त संतों को, और उसमें तुकाराम से लेके नामदेव और कबीर और रविदास, इनके ऊपर उनका बहुत गहन उन्होंने कि ये यूटोपियाई चिंतन क्यों आ रहा था, जिसमें कि मैं उस तरफ आने से पहले कार्ल मैनहाइम का जिक्र आता ही है इस सारे में, और उनकी जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के ये डिपेंड ये करता है कि एक नई किस्म का ऐसा विचार कौन सा सोशल ग्रुप या क्लास लेके किसी समाज में आती है, कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो जो एक आदर्श राज्य की या समाज की जो परिकल्पना सामने लाते हैं उसके अंदर ऑर्डर और स्टेबिलिटी का सेंस होता है कि इट शुड कंटिन्यू, एंड इसके ऊपर वो खड़ी होती है। जबकि जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं, दमित ग्रुप जो हैं किसी सोसाइटी के, वो जो अपना एक यूटोपियाई बातचीत करते हैं उसके अंदर सीरियस चेंज और अमूल चूल एक ट्रांसफॉर्मेशन का, कि इसको बदलना है, ये जो ऑर्डर है इसी के खिलाफ जो एक विद्रोह है उसको किसी नए समाज में हम लोग कैसे गढ़ेंगे। दूसरा इसके अंदर इस बात से आगे चलते हुए मैनहाइम और गेल ऑम्वेट भी उन्हीं को एक लिहाज से एको करती हैं कि यूटोपियनिज्म की जरूरत क्यों होती है, ये क्या करता क्या है, ये इसकी समाजों को क्यों जरूरत है, क्या ये सिर्फ फैंटेसी है, हमने कुछ भी सोच लिया, माने क्या ये हिंदी फिल्म वाला गीत है जिसमें स्विट्जरलैंड में साड़ी पहन के और मतलब सारी उसमें हो रहा होता है और एक बड़ा आदर्श सा एक प्रेम का एक माहौल जो वहां पे बनाया जाता है। यहां पे मैनहाइम ये इस बात को कहते हैं, और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने भी इसके ऊपर काफी काम किया। अर्नस्ट ब्लॉक का नाम मुझे याद आता है, उनकी मशहूर किताब द प्रिंसिपल ऑफ होप, जिसमें वो ये कहते हैं कि यूटोपियाई चिंतन हमें हिस्ट्री के सामने ऑल्टरनेटिव्स प्रोजेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, और ये हमारी इनेट ह्यूमन उबिक्विटस प्रॉपर्टी है। ये हमें साबित करता है कि जब सब तरफ से चीजें आपके खिलाफ हों तब आप
किस तरह के एक समाज को इमेजिन कर सकते हैं। तो वो ये नहीं कि रियलिटी से कटा होता है, वो इसी में से ही अपना रास्ता, इसी को ही एक अलग ढंग से वो करता है। और ये जनरली किसी भी समाज की जो प्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं उससे लिमिटेड होता है। उसके अंदर के जो सवाल होते हैं, जिस तरह उसके अंदर की प्रगति की जो धारणा होती है उसी के वो मुताबिक होता है। ह्यूमन नेचर की जो मेलिएबिलिटी है, और ये पब्लिक या कलेक्टिविटी को ये साथ में लेके चलता है। मेरा ये कहना है कि, और गेल ऑम्बिट जिस बात को कहती हैं कि ये आपको यूटोपिया, बाय पोजिंग ऑल्टरनेटिव्स, इट रिमेन्स अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी स्ट्रगल। किसी भी स्ट्रगल के अंदर अगर आप कुछ आगे का सोच सकते हैं कि हमें ये चाहिए, आप अपने चुनावी माहौल है हिंदुस्तान में, और उसमें आप अगर इसको देख पाएं कि वैसे वो जॉर्ज सॉरेल की मिथ के जरा नजदीक चला जाता है जो अभी की बातचीत है, लेकिन उसकी भी जड़ें एक इसी किस्म के एक अचीवेबल पॉसिबल यूटोपिया में है। उसको आप विकसित भारत भी मान सकते हैं 2047 तक का। उसको राम राज्य की धारणा, उसके ऊपर भी बात होगी ही। गांधी जी की भी एक यूटोपिया की बात इस लिहाज से करते ही हैं। और जो एक न्याय वाला इंडिया, या भारत जुड़ा हुआ भारत कैसे होता है, या भारत के जुड़ने का क्या मतलब है और ये क्यों जोड़ना जरूरी है, ये आपको ये सब किस्म के यूटोपियाई या अर्ध यूटोपियाई आपको विजन्स आपस में क्लैश करते मिलेंगे, जिसके ऊपर के आप एक रीजन फॉर एक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द पॉपुलेस टू रिस्पॉन्ड टू इट। मैं इसके आगे चल के मैं यही अपनी बात यहाँ पे, मैं ये इसकी चर्चा जो सैद्धांतिक थी वो मैं अभी यहाँ पे छोड़ता हूँ। और इसमें गेल ऑम्बिट ये हमें बताती हैं, मैं बेगमपुरा की तरफ आ रहा हूँ, कि इंडियन वर्जन ऑफ यूटोपियन की पहली आर्टिकुलेशन हमें भक्त रविदास ही से मिलती है। उन्होंने कहा है कि ये किसी एलीट सोर्स लिटरेचर से नहीं आ रहा है, बल्कि ये एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स विद मास फॉलोइंग की तरफ से आ रहा है। और वो जो बेगमपुरा है, जो उनकी तरफ से आर्टिकुलेट किया गया है, वो कास्टलेस है, क्लासलेस सोसाइटी है, वो एक आधुनिक सोसाइटी है, और जिसमें कि कोई मंदिरों का दखल नहीं है, उसका कोई चर्चा उन्होंने नहीं किया है। वो एक शहराती समाज भी है, अर्बन सोसाइटी है। और वो इसको कॉन्ट्रास्ट करती हैं कि गांधी जी जो अपना यूटोपिया खड़ा करते हैं वो एक विलेज बेस्ड मामले के ऊपर है। ये बड़ा दिलचस्प है कि अगर आप उन शब्दों को पढ़ें तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि उन्होंने कितनी डिटेल में जाके ये लिखा है कि इसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप को कोई शोषण आपका नहीं होगा। मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर आप जरा ये देखिए। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तह ठाव, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोह खूब वतन गह पाई, उहा खैर सदा मेरे भाई। यहाँ पे ये ना दुख है, ना अंदेशा है, ना कोई खिराज है, ना आपके माल को किसी चीज का डर है, और वहां पे हमेशा खैर रहती है, वहां पे हमेशा सुख रहता है, वहां पे से हमेशा अच्छी खबर बनी रहती है। फिर वो आगे जो क्लेम आगे करते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जो कायम दायम सदा पातशाही, डोम न सेम एक सोआही, सब समान है, इसमें कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का नहीं है। अबादान सदा मशहूर, वहां गनी बसह मामूर, त्यो त्यो सैल करह जो पावे। ये लाइन देखिए आप, कि आप वैसे वैसे सैर करें जैसे आपका मन है। गेल ऑम्बिट कहती हैं कि ये दलितों के कॉन्टेक्स्ट में कि वो घूम सकते हैं जैसे वो चाहते हैं, कि उनकी मोबिलिटी की ही के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं वो ये बेगमपुरा में वो हटे हुए हैं। और आगे कह रहे हैं कि महरम महल न को अटकावे, आपको कोई नहीं अटकाएगा। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। खलास चमारा जो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं कि इट इज अ टैनर सेट फ्री,
जो अब फ्री है, अपनी बॉन्डेज में वो नहीं है, या उसी से ही वो नहीं होगा, वो अब एक आगे आ रहा है। ये एक दिलचस्प है कि बेगमपुरा को एक लिहाज से तूर्य पद में भी गिना जाता है कि यह आध्यात्मिक अवस्था में आप जब बेगमपुरा के मुकाम पे पहुंच जाते हैं तब आप एक इस ऐसी स्पिरिचुअल एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहां पे आप एकात्म में हो सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से लोक की इतनी कॉन्क्रीट रेफरेंसेस इसमें हैं यह लोक की कि इसको उस यथार्थ से तोड़ के देखना भी उचित नहीं लगता है। ये अध्यात्म लौकिकता से परे नहीं है, उसकी परिधि में है, जिसको हम धार्मिकता के लोक की बात कर रहे हैं। आगे मैं आता हूं कि बुल्ले शाह को जरा हम देख लें। प्रेम नगर क्या कहता है उनका, ये दिलचस्प है और ये किस तरह से जुड़ता है बेगमपुरा के कॉन्सेप्ट के साथ। वो कहते हैं कि अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर, अपने आप नू सोध रहा हूं, ना सिर हाथ ना पैर। अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर, खुदी खोई अपना पद चीता, तब होई गल खैर। ये खैर एक वहां पे भी आपको याद आनी चाहिए। लत्थे पगड़े, पकड़े की सेंस में है, पहले कर थी कौन करे निर्वैर। बुला शौ है दोही जहानी, कोई न दिसदा गैर। कि ये प्रेम नगर के शहर में शामिल होने का, उसका वीजा पाने का जो उन्होंने रास्ता एक बताया है कि ये मेथड क्या है इसके अंदर जा सकने का, कि अपने आप को शोध रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। और इसमें इतना मसला है कि मेरे ये उलझी तानी का सर ना हाथ ना पांव, मेरी पकड़ में कुछ नहीं आ रहा है। मसले इतने दूर के हैं। कुछ तो आपने इशारा किया कि कौन सी चीज कहां पे जाके मिली हुई है, इंडिविजुअल एथिक्स हैं कि कलेक्टिव एथिक्स हैं, उनके अंदर का तारतम्य कैसे बनेगा, और ये एक काफी मुश्किल वाला काम उन्होंने अपने किया। फिर उन्होंने कहा कि खुदी खोई, खुदी खोने का एक मतलब तो सेल्फलेस हो जाने से है, एक मतलब इसका सोशल रैंक की डिस्टिंक्शन के चले जाने से भी है। खुदी तो उसी की होगी, और उसके बाद अपने पद को, अपने मुकाम को चीता, कोई ख्याल आना शुरू हुआ, तब जाके, छोड़िए इनको, हम प्रेमनगर में चल रहे हैं, कि तब जाके ये हुआ कि बात खैर होनी तब शुरू हुई, तब थोड़ी और समझ आनी शुरू हुई कि अब आगे का रास्ता कैसे बनेगा। और जो पहले घर थे खुदी खोने से पहले, जिसके बाद चीजें ठीक होना शुरू हुई, तो उसमें से किसको रखना है, कितना रखना है, किसको छोड़ना है, कौन करे निर्वैर, ये छाननी कौन लगाएगा, इसको कैसे डिटरमिन किया जाए कि कौन बताएगा मुझे। इसका मतलब है कि जो पहले वाले अच्छे बुरे के, ठीक गलत के जो प्रतिमान हैं, वो अब प्रेम नगर में नहीं चलेंगे, कुछ और इसमें निकालना पड़ेगा। और फिर वो जो आखिरी जो बात कहते हैं कि ये जो शौ है, महबूब है, इसको अल्लाह की सेंस में भी है कि ये दोनों जहान में है। हमने अल्टीमेटली इन जहानों को हमने बांट रखा है। ये मात लोक है, वो देवलोक है, इस्लाम के अंदर भी यही है 14 तबक। तो एक तो वो इस डिस्टिंक्शन को खत्म कर रहे हैं, और वो जो निजाम वहां का है वही यहां पे होना चाहिए, और ये हमें ही लाना है। और मुझे तो कोई गैर नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी जब डिटेल में जाएंगे तो हम लोग सारी ये बात कर सकते हैं कि जो लोग इसके बारे में बताने वाले थे कि जरा आप यहाँ पे सब्र करके रहिए, अगले जहान में आपको इसका फल मिलेगा, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इसी में चाहिए, इसी उम्र में, इसी जिंदगी में चाहिए, और उसके लिए स्ट्रगल करना बनता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये एक दूसरे के साथ एक डायलॉजिक रिलेशन में है, और उनके अंदर के थीमेटिक्स को अगर हम एक टेक्स्ट की तरह पे पढ़ें तो कई बार चीजें ज्यादा साफ होना शुरू होती हैं। मैं
तीसरे और आखिरी मैं बात जो मैं कहना चाहता था कि हलेमी राज, सिर्फ 4 लाइंस हैं जो इसके बाबत आती हैं जिसमें ये हलेमी राज मेंशन्ड है। गुरु अर्जन साहब जी, हुण हुक्म हुआ मेहरवान का, पै कोई न किसै रयान दा, सब सुखाली उठिया एह हुआ हलेमी राज जियो। कह वो ये रहे हैं कि हुक्म हुआ और मेहरबान रब का हुआ है, और एक ऐसी अवस्था है जहां पे कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे पा रहा है, नहीं दे रहा है, और सब लोग सुखाले रह रहे हैं, सुख में रह रहे हैं। जहां पे रहें वहीं पे ही हलेमी राज मानना चाहिए। और गुरु नानक इस मामले में तय हैं कि उन्होंने ये कहा कि अगर राजा न्याय नहीं कर रहा है, लोक भलाई के लिए नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ बगावत करना हक है। ये इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर भी उन्होंने ये एक प्रजा को इस किस्म की ताकत दी। और खालसे की जो साजना हुई बाद में और इंस्टीट्यूशंस बने, मीरी पीरी, वो एक अलग में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ उसका इशारा करके अभी छोड़ दे रहा हूं। लेकिन इसको एक राज को हलेमी राज कह सकना, उसको निगेशन भी जो की गई है राज की, सत्ता की, पावर की, उसके पावर स्ट्रक्चर की, कि ये हलीमी के ऊपर, ह्यूमिलिटी के ऊपर बेस्ड है। और इसका एक अर्थ प्रेम की सेंस में भी लिया जाता है कि वो एक वैल्यूज हैं जो कि इसको चलायमान रखेंगी। आगे इसका मामला एक सोशियोलॉजी ऑफ इश्क से जुड़ता है, प्रेम से जुड़ता है। वो आगे शहादत में कैसे सिखिज्म के अंदर उसके लिए रास्ता है कि उसको सोशल एरिना में आके दखल देना है। वो कोई सिर्फ इंडिविजुअल मसला नहीं है, इट हैज टू बिकम अ सोशल कलेक्टिविटी। और संगत की फॉर्मेशन है, सेवा की सेंस है, और धर्म युद्ध है। ये सब एक साथ एक चैनल में है ये सारे। लेकिन जो कहने वाली बात है कि समानता फिर इसकी एक बड़ी विशेषता है। मैं आपसे इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि हम लोग इक्वालिटी को सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म से करके जैसे ऐसा कुछ बना लेते हैं कई बार कि इंडिया में कुछ और है मामला, मतलब हम लोग समाज से क्षीण होकर उसको कहीं और स्थित कर देते हैं। जबकि ये जो हमारे निर्गुण भक्त संत थे, ये सब लेबर प्रोसेस के साथ जुड़े हुए लोग थे, बड़े शहरों में रहते थे क्योंकि वहां पे मास प्रोडक्शन एक किस्म की हो रही थी, और नई भाषा में अपनी बात को कहना एक वर्नैकुलर की सेंस में, ये भी सारी चीजें यहाँ पे जुड़ के आई हैं। मैं एक बस करूं सर जी? हाँ, तो मैं अपनी बात को यहीं पे निपटाता हूं और ये कह के दे हुए बस आखिरी एक कंक्लूडिंग रिमार्क देके कि जो बात हमें यहाँ पे देखनी चाहिए, एक तो ये कि यूटोपियाई चिंतन वहां पे और यहाँ पे उठ रहा था, शहरों से उठ रहा था। यहाँ पे भी बनारस, कसूर वगैरह, या अमृतसर शहर बसाया गुरु रामदास ने। तीसरा ये कि ये एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना कर रहा है जिसमें कि अपने समाज की जो असमानताएं हैं, जो उसके अंदर की वंचनाएं हैं, जो उसके अंदर के शोषण की बड़ी महीन प्रणालियां हैं वेस्ट में भी और यहाँ पे भी, उससे वो किस तरह से जूझते हुए एक ऐसा मॉरल विजन खड़ा कर रहा है जिससे कि आगे होने वाले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट को एक सब्जेक्टहुड के लिए एक ताकत खड़ी की जा सके। और मुझे यहाँ पे एक बात मैं कह देता हूं कि जो लिबरल थ्योरी के अंदर हम सिटीजनशिप को जब देखते हैं तो उसके अंदर स्टेट की कंसेप्शन के अंदर सिटीजनशिप एज्यूम्ड है। यहां पे जो काम हो रहा है कि बिफोर यू रीच दैट लेवल ऑफ सिटीजनशिप, आपको अपनी लिनिएज से, धर्म, जाति, लिंग की और ये असमानताओं की सारी बातचीत से बाहर आके एक मानवीय सब्जेक्ट, आपको ह्यूमन सब्जेक्ट एक बनना होगा। उसके बाद कहीं जाके आप आगे की तरफ कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है गेलॉम्बित, और मैं खुद समझता हूं कि भक्ति मूवमेंट को, सिखिज्म को, सूफियों को हमें एक अर्ली मॉडर्न
ट्रांजिशन की तरह देखना चाहिए, जो कि फुल फ्लेजेड मॉडर्निटी के आने से पहले इस किस्म की जो प्रोसेसेस हैं वो हिंदुस्तान की सेल्फ के अंदर कुछ नई म्यूटेशंस भी कर रही हैं, एक नए दौर के लिए तैयार भी किया जा रहा है। आपका बहुत धन्यवाद। बेयर विद मी। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल हमारे टाइम में सब लोग पढ़ते थे, हमने भी पढ़ी शुमाकर की। ब्यूटीफुल इज रिटन, लवली बुक, आई कीप गोइंग बैक टू इट। लेकिन जब मैं पंजाब पर काम कर रहा था और मैं सिख धर्म के बारे में जानकारी कर रहा था, तो जो सिख गुरुओं का जो पेड़ पौधों के साथ और हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में भी जो नेचर के साथ जो सुबह में बातचीत हुई इस पर, रीठा साहब, बेर साहब, मतलब बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं जिनको उस पेड़ पर ही डेडिकेट किया गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं जब ये किताबें पढ़ रहा था, युवा सोशियोलॉजिस्ट बन रहा था मैं, तो मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं हमारे सब हम यही साइलेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो साइलेंसेस था, उसमें प्रॉब्लम। स्मॉल इज ए ब्यूटीफुल बुक, इट्स a great critique of modernization theory of everything big is heavy and all that. Great. Point is that what those silences, that is what we are trying to bring in here, those silences, to break those silences. तो मैं अभय दुबे जी परंपरागत वो सेमिनारिस्ट नहीं है, उनको बहुत इस बात का ध्यान है कि बहुत बढ़िया लंच तैयार है और हम दोहन न करें आप सारे लोगों को यहाँ बैठा के कैप्टिव करके। तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इसको तोड़िए और तुरंत हम ले जाएं इनको वहाँ पर। वहाँ का अच्छा खाना खाने के बाद हम फिर विचार विमर्श के लिए वापस आएंगे। चर्चा चलेगी फिर से, चर्चा चलती रहेगी। बस एक छोटा सा नहीं आपको खाने के बाद रुकना पड़ेगा, ये भी है इसके अंदर में। हाँ, वो तो रुकना ही है। एक संदर्भ सर खास करके सिद्धू जी ने जो दिया, मुझे लगता है कि हमें जो यूटोपिया देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत